नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फील द थ्रिल में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश आज किसी आंतरिक संकट से नहीं गुजर रहा। ये एक क्षेत्रीय संकट है, ये मानवाधिकार का एक बड़ा सवाल है ह्यूमन राइट्स को लेकर, और दूसरा और जो सबसे बड़ा कि ये हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश जो भारत की मदद से बना था, लेकिन आज हिंदुओं पर जो बर्बरता वहां पर है, जो कानून व्यवस्था का जो ठप हो जाना है या एक सिस्टमैटिक तरीके से हिंदुओं को टारगेट करने का विषय है। आज इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और सवाल खड़ा होगा पॉलिटिकल विल को लेकर। सवाल खड़ा होगा कि जो हमारी नेबर फर्स्ट पॉलिसी रही है, सवाल होगा हमारे जो सरहद पे सुरक्षा को लेकर, सीमा पे स्थिरता को लेकर। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है। ये बात भारत की सीमा की सुरक्षा, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू और भारत में जो इसका सेंटिमेंट का इम्पैक्ट और इफेक्ट है, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि वैश्विक लिहाज से इतनी सन्नाटा क्यों है, और क्या भारत डिप्लोमेटिकली या किसी और तरीके से हस्तक्षेप करके बांग्लादेश में जो बर्बरता हिंदुओं पर हो रही है उसको रोकेगा। तो इन तमाम सवालों के बीच में मेरे साथ बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं। मैं आपको उनसे रूबरू कराती हूं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मेरे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हैं, बांग्लादेश के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जेएनयू से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में लाल बहादुर स्वर्णकार प्रोफेसर डीयू से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल है बिशंबर साहब आपसे कि मोहन भागवत ने ये कहा कि यहाँ पर सरकार जो कर रही है वो कर ही रही होगी, लेकिन अब जरूरत आन पड़ी है जब हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरे वैश्विक लिहाज से हिंदुओं को एकजुट होना है। इस बयान के आप मायने क्या देखते हैं, और साथ में डिफेंस के लिहाज से भी इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं देश की सिक्योरिटी और देश की जो देश को खतरा हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, उस पर ज़्यादा कमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इस पर पे रिलीजन पे जो हिंदूज़ हैं बांग्लादेश में, उनके साथ मेरी पूरी सिंपैथी है और उनको प्रोटेक्शन देने की पूरी आवश्यकता है। उनको पूरी मतलब हमें इमोशनल तरीके से और जो भी मदद कर सकते हैं मदद करने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक भारत की सुरक्षा का मुद्दा है, वो भारत की सुरक्षा का मुद्दा, और उस सुरक्षा के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं कि बांग्लादेश की कैपेबिलिटी क्या है, बांग्लादेश के जो साथी हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है, बांग्लादेश का इरादा क्या है, पाकिस्तान जो इसका असली सरगना है उसका इरादा क्या है। देखिए, ये कोई बांग्लादेश का अपना बनाया हुआ जाल नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा बांग्लादेश एक्चुअली आज के दिन ऑलमोस्ट पाकिस्तानी सैटेलाइट स्टेट कहूँगा मैं, पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने कंट्रोल किया है। बेगम को भगाने का पाकिस्तान का इरादा ये था किसी तरह से बेगम खालिदा और बीएनपी को वापस लाने का। तभी ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है ये पाकिस्तान और आईएसआई कंट्रोल्ड है। तो इसमें जो वहाँ लोकल्स हैं, जो लोकल पार्टीज़ हैं, जो इलेक्शन में प्रभावित करना चाहती हैं वोटर्स को, उनके लिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी हिंदू एक्टिविटी सबसे इजी लगती है उनको, वोटर को, इस्लामिक हार्डलाइनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश जो है 60% जो है ऑलरेडी हार्डलाइनर्स के कंट्रोल में जा चुका है। तो उनको उस वोट बैंक को जीतने के लिए कुछ अंदरूनी द्वंद्व हैं बांग्लादेश के। आखिर यूसुफ साहब आए हैं तो वो अब सरकार अपनी बनाना चाहेंगे किसी ना किसी तरह, या अपना जीवन बढ़ाना चाहेंगे। बीएनपी वापस पावर माना चाहेगी। बीएनपी जो है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोजर रहेगी और चाइना के बनिस्पत इसके कि उसमें वेस्ट का इन्फ्लुएंस कम होगा। इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं, बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का मूल इंटरेस्ट है, और भारत का इंटरेस्ट है कि भाई भारत के मूल के लोग, चाहे आप उनको हिंदू कहें, चाहे आप उनको बंगाली मुस्लिम्स कहें, आखिर बंगाल में
अगर आप वेस्ट बंगाल में देखो तो कुछ ईस्ट बंगाल में या पाकिस्तान या बांग्लादेश में भी तो कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे ना। तो भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ, उनकी सुरक्षा का मुद्दा है। भारत की खुद की अपनी जो वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक कोर है, जो इंडियंस देखिए, कुछ लोग हैं ना जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है, इंडियन बिजनेसमैन है, इंडियन वो लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, उसका मुद्दा है, उनकी सुरक्षा का मुद्दा है। विशंबर तो साहब, कई गंभीर मुद्दे हैं इसमें, और इसको सिर्फ मतलब कि आप इसको सिर्फ मोहन भागवत की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी लिमिटेड सी है, उसमें मैं मतलब नहीं कमेंट करना चाहूंगा। आई थिंक उसके ठीक लिए है, आपने जो मुझे बताया विशंबर साहब और हम सब बैठे हैं, ये तो सबको समझ आ रहा है कि हम और ज्यादा खतरनाक सिनेरियो में फंस गए हैं। हमारे आंखों के सामने शेख हसीना बाहर जाती हैं, हम, और ये प्रयास ऐसा नहीं है कि एक दिन में हुआ। अमेरिका की तरफ से आप कोशिश कर लीजिए, चाइना की तरफ से आप लंबे सालों से देख ली कोशिश, और पाकिस्तान की तरफ से। मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरे दर्शक यही समझना चाह रहे हैं, आंखों के सामने शेख हसीना का एग्जिट होना, हमारे आंखों के सामने वहां पर ये जो इस्लामिक जो कट्टरपंथी युवा जो लोग आए हैं और जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये तो सब हमारी आंखों के सामने हुआ है। तो इसका क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है? हम जिस जगह पर हैं, हमारे सारे पड़ोसी एंटी हो गए हैं, ये कहां पर? और इसका मतलब तो और ज्यादा खतरनाक है कि भारत की सीमा पर भी और भारत में रह रहे लोग रात भर ना सोएं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सीमा पे, पूरे सीमा के लिहाज से चौतरफा हम घिरे हुए हैं, और बांग्लादेश के आज के हालात तो सर पाकिस्तान से ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे जो सभी पड़ोसी हमारे हॉस्टाइल हो गए, एंटी इंडियन पोस्चर पे काम करते हैं। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आप सबसे पहले आप नेपाल ले लीजिए, आप श्रीलंका की हालत देख लीजिए, बिल्कुल पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, मैं आपको उसी ही म्यांमार ले लीजिए। आपको मैं वही सब आंसर देता हूँ, एक एक कंट्री का दे देता हूँ। आपने जिनका नाम लिया, मैं सबसे पहले मालदीव का शुरुआत करता हूँ। मालदीव में जब चुनाव हुए, वो एक पॉलिटिकल रेटोरिक्स क्रिएट किया गया कि इंडिया आउट का जो कैंपेन था, उसके बाद उनके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने लूज स्टेटमेंट्स दिए। लेकिन आप ये देखिए कि आज जो हालात है, आज जो हमारे साथ मालदीव के जो संबंध हैं, आज भी भारत मालदीव का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, और आज जो डिपेंडेंसी, जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट रहता है, वो मालदीव को भारत देता है। और मालदीव के राष्ट्रपति यहाँ पे वो जो विजिट किए हैं, पहली बात। श्रीलंका आप लीजिए, श्रीलंका में निश्चित रूप से एक एंटी इंडिया, एक ये मैं कहूँगा प्रो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जिसमें राजपाक्से ब्रदर वो बेसिकली बैलेंसिंग स्ट्रेटजी को अपना के और अपना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीपोटिज्म में फंसे हुए थे, वो करप्ट थे, और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लाना चाहते थे जहाँ उनको पैसा कमाने का मौका मिले। लेकिन श्रीलंका की जनता ने इस बात को रियलाइज़ किया और उसको, राजपाक्से को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। और आप ये देखिए कि आज श्रीलंका भारत का सबसे क्लोज कंट्री है। आज के दिन चाइना के साथ वो संबंध नहीं है जो उन्होंने राजपाक्से ब्रदर्स ने बनाए थे। तो वो भी आप देखिए कि इंडिया का जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें हम बहुत कुछ सफल हुए। तीसरा मैं आपको तीसरा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया कि भारत की विदेश नीति, भारत की फेल नहीं हुई। भारत की विदेश नीति के 3 साफ उद्देश्य हैं जो कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, और उसमें हमने बिल्कुल सम्मान, समृद्धि, विकास, सारी बातों को हम सामने रखते हैं। हम वहाँ पर हमारा सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं, हम नहीं चाहते कि पड़ोस में भी कोई किसी तरीके के इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हो और बाहरी भी कोई शक्तियाँ वहाँ पे हावी हो। दूसरा, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड लार्जेस्ट लाइन ऑफ क्रेडिट टू एनी कंट्री, दैट इज बांग्लादेश। लगभग $10 बिलियन का हमने लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को दिया। That's the question. नहीं तो लेकिन आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी को फेलियर मत बोलिए ना, क्योंकि वो वहाँ का इंटरनल, देखिए वो वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स है हर नेबरिंग कंट्रीज के। नेपाल में भी एक ओली जो थे वो बेसिकली एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर कल्टिवेट रिलेशंस करना चाहते थे, वहाँ की जनता ने उनको भगा दिया। बांग्लादेश में आप ये देखिए कि बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूनुस जो एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी और प्रो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करना चाहते हैं, आप देखना उनका हालात बांग्लादेश की जनता ही करेगी कि कहीं पर भी कोई भी, देखिए पाकिस्तान एक डिफरेंट केस है। बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ में हमने, चाहे वो गुजराल डॉक्ट्रिन हो जिसमें नॉन रेसिप्रोसिटी थी, चाहे वो जेनरसिटी का मुद्दा हो, और चाहे मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो, हमने हमारे नेबर्स को कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली कल्टिवेट करने का कोशिश किया। और हमारा मकसद है कि इनमें राजनीतिक स्थायित्व रहे। सर, राजनीतिक, और भारत ही है जो सेक्युलरिज्म की वो टोकरी, वो गुलदस्ते को लेकर आगे बढ़ रहा है।
भारत ही है जो अमेरिका से भी रिश्ते ठीक करना चाहता है, चाहे वो टैरिफ लगा रहा है। भारत ही है जिसने टर्की की भी मदद की थी, जबकि टर्की साफ साफ धर्म के नाम पर पाकिस्तान की मदद करता हुआ या बयान देता नजर आता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ। तो भारत की तो हम बात कर ही नहीं रहे, और आप भारत की उस लिहाज से बात कर रहे हैं कि ट्रेड को लेकर भी आज बांग्लादेश टेक्निकली अगर वो अपने देश में तरक्की चाहता है तो टेक्निकली उसको भारत से पंगा लेना ही नहीं चाहिए। ट्रेड के लिहाज से वो हम पे डिपेंडेंट है, हम उस पे ट्रेड रिलेशन भी हमारे बहुत स्ट्रांग है, और शायद यही शेख हसीना ने कहा। मेरा सवाल ये है, ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, आप ये बताइए। देखिए, भारत बांग्लादेश बिल्कुल, भारत एक रीजनल रेस्पॉन्सिबल पावर है, और भारत की साफ साफ इन देशों के प्रति एक रीति नीति है। जो बांग्लादेश में अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हमने बहुत अच्छे संबंध शेख हसीना के साथ बनाए। बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश को समझे कि उसमें दो पॉलिटिकल फोर्सेस बहुत डोमिनेंटली काम करती है। एक जो विचार है वो पाकिस्तान का विचार है, जो 1947 का विचार है, वो उसका कोर जो है वो इस्लामिक राष्ट्रवाद है। और दूसरा जो 1971 का विचार था वो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, डेमोक्रेसी की, इंक्लूसिविटी की बात करता है। वो 1971 का विचार है। और आप ये देखिए कि उनको दोनों को रिप्रेजेंट करता है। एक को रिप्रेजेंट करता है अवामी लीग, जो 1971 का विचार है, जो स्पिरिट ऑफ 1971 है। दूसरा जो विचार है वो जमात इस्लाम 1947 के वजह, क्योंकि उन्होंने 1971 में बांग्लादेश का मतलब पाकिस्तान का विभाजन भी एक्सेप्ट नहीं किया, और वो नया पाकिस्तान वो भी हावी है। जहाँ तक बीएनपी की बात है, देखिए बीएनपी सॉफ्ट इस्लाम की बात करता है, लेकिन बीएनपी ये भी कहता है कि हम 1971 की विरासत को भी साथ में लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने भी, जियाउर रहमान तो पहला आदमी था जिसने इंडिपेंडेंस के लिए अनाउंस किया। तो वो बेसिकली दोनों चीज़ों को साथ में, एक 1971 की याद को भी रखना चाहते हैं, यानी कि एक बंगाली मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ कितना प्रॉक्सी बीएनपी है, वो राजनीतिक फायदे के लिए, स्ट्रेटजिक फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जमात इस्लाम तो पूरा का पूरा आज के दिन प्रॉक्सी बना हुआ है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो जमात इस्लाम का ही तो इम्पैक्ट देखने को लग रहा है। अभी हालात क्या हो गए, एक वहाँ के बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं रहमान सोबहान, बांग्लादेश के हैं। वो कहते हैं कि पहला जो कॉलोनियल रेजिम था वो ब्रिटिश था, दूसरा जो कॉलोनी क्रिएट हुआ वो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का कॉलोनी बना। और मुझे लगता है कि अभी बांग्लादेश के जो ये लोग हैं, ये तीसरा एक कॉलोनियल रेजिम शुरू हो गया है कि मुनीर की कॉलोनी अभी क्रिएट हो गई है। और मुनीर जिस तरीके का काम कर रहा है वो पाकिस्तान को रेडिकलाइजेशन की तरह और पाकिस्तान के रास्ते पे आगे, और देखो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी और डेमोक्रेसी की बात नहीं करता है। लेकिन मैं एक बात आपसे अभी एक और कहना चाहूँगा, लास्ट पॉइंट, फिर आप, आज भी हम बांग्लादेश को, सारे बांग्लादेशीज को एक टोकरी में नहीं रख सकते। आज भी एक बड़ा तबका है जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है, भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करता है, वो सेकुलर है, वो डेमोक्रेटिक है। ये रेडिकल्स जो है, जमात इस्लाम है, ये इनको 1991 में 12% वोट मिले, 1996 में 8% वोट मिले, 2001 में 4% वोट मिले, और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए। उनका पॉलिटिकल मास बेस है ही नहीं। उन्होंने निश्चित रूप से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एकेडमिया बहुत है, इंपॉर्टेंट बात सर, मिनिस्ट्री मुझे है, यहाँ पे बहुत आपने जो बात कही उसी पे आपने कहा, और इसको मेरे दर्शक भी शायद सुनेंगे, उनको वो भी जानना चाहेंगे, उनके मन में भी यही बात आई होगी। भाई जो जमात इस्लामी पर्टिकुलर, सारे आप पूरे बांग्लादेश में बात नहीं कर रहे, पर इसका इम्पैक्ट क्या है मैं फिर कहूँगी स्वर्णकार साहब, और ये ओपन चर्चा हो रही है। मेरे 3 सवाल है। पहला, टेररिज्म के एंटी हिंदू सेंटिमेंट के लिए एक बात कही जाती है कि उन लोगों को सिर्फ एक बार सक्सेस होना है, हमको बार बार सक्सेस होना है। अब पाकिस्तान का जब मन होता है, आपने देखा दिल्ली फोर्ट में क्या हुआ, हमने आज भी उसमें पाकिस्तान को लेकर कुछ एक इशू नहीं क्रिएट किया क्योंकि वो इधर भारत के रहने वाले और इस तरह से बात आई, लेकिन सबको पता है कि ये पाकिस्तान का हाथ था। अब आप ये बताइए सर, एक तरफ पाकिस्तान हम पे आंख गड़ाए बैठा है, चाइना विस्तारवाद के लिहाज से आंख बैठा है, कभी भी हमारा ध्यान घटा नहीं कि वो और कहीं कंस्ट्रक्शन डैम बना देगा। अब अगर हम बांग्लादेश के साथ उलझते हैं तो कहीं और से अटैक होगा, और पाकिस्तान ने टेक ओवर कर लिया है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पूरे बांग्लादेशियों को आप ऐसे ना देखें, पर हो तो वही रहा है ना सर। नेपाल में क्या पूरा नेपाल थोड़ी इन्वॉल्व था, कुछ भी 15% यूआई तो इन्वॉल्व थे, पर हुआ क्या नेपाल में। मेरा सवाल स्वर्णकार साहब आपसे ये है कि भारत को इस समय फिर क्या करना होगा, कैसे इसको सॉल्व। अल्टीमेटली ये तो हमारी सुरक्षा है ना, और ये जो मैसेजिंग जा रही है, 57 देश हैं इस्लामिक सर, और हिंदू, और हमारे यहाँ बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं परसेंटेज वाइज,
और 1971 से लेकर आज में 13% से 7% पे हिंदू आबादी आ गई है वहां की, और आने वाले दशकों में 1-2 दशक में वो 4% पे पहुंच जाएगी। और महिलाओं के रेप हो रहे हैं, पेड़ से लटका के जला दिया जाता है। तो क्या हम ये सोचते रहे कि नहीं नहीं ये पूरे बांग्लादेश का सेंटिमेंट नहीं है, ये तो कुछ लोगों का सेंटिमेंट है? मैं समझना चाहती हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरा जो मत है भारद्वाज जी से बहुत सहमत हूँ मैं, लेकिन मेरा अलग ढंग से सोचना है कि वैश्विक स्तर पर दीपू दास की जो हत्या है, यूएनओ में इसकी भर्त्सना की गई है, ह्यूमन राइट कमीशन में इसकी भर्त्सना की गई है। अब अगर इवन ये मैं देख रहा हूँ कि नेपाल में पब्लिक हमारे साथ हो गई है, श्रीलंका में अभी भी देखिए भारत ने इतना मदद दे रखा है। हमारा विश्व स्तर पर शांति के रूप में हम जिस तरह से पहल कर रहे हैं, हम कोई युद्ध नहीं चाहते हैं। भले ही हमारी सेना अध्यक्ष बात कर रहा है, लेकिन मैं शांति स्तर से इसको सॉल्व करना चाहता हूं। लेकिन मेरे समझ में विश्व के सारे कंट्री इंडिया के सहानुभूति के रूप में देख रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन इस मुद्दे को उठा रहा है, तो हमें युद्ध के पालन नहीं करना है, बल्कि हम सारे कंट्री को मिलाकर एक शांति स्तर पे इसको बांग्लादेश की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। लेकिन ये भारत के पक्ष में जाएगा। आप ये समझ लीजिए, 7 कंट्री के ऊपर बांग्लादेश, 7 स्टेट के ऊपर बांग्लादेश की नज़र है। भारत चाह रहा है शांति ढंग से उसको किसी तरह से तोड़ा जाए। जैसे अफगानिस्तान का मुद्दा देखिए, अफगानिस्तान में बड़े बड़े कंट्री अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया सब फेलवर हो गया, लेकिन भारत सक्सेसफुल हो रहा हुआ। इसी तरह बांग्लादेश में म्यांमार के तरफ से घुसकर भारत अपना एक स्ट्रेटजी सेट कर रहा है। और आप देखिएगा आने वाले 1 महीने के अंदर ही वो बांग्लादेश के टुकड़े कर देंगे। म्यांमार वाला जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं वो क्या है, मैं समझना चाहूंगी आपसे। समझना क्या कि म्यांमार की जो सेना है भारत के साथ मिली हुई है, और वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, वो चाह रहा है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्से को तोड़ेगा और चिकन नेक जो मामला है उसको सॉल्व करना चाह रहा था। जो 1971 से सॉल्व उस तरह से नहीं हो पाया, और अभी भी वहाँ सबसे शक्तिशाली स्थिति में भारत बैठा हुआ है। जहाँ तक हम सेना अध्यक्ष बताएंगे कि इतना सेना वहाँ जमा है कि बांग्लादेश को कभी भी खत्म कर सकता है। लेकिन युद्ध का रास्ता हिंदुस्तान अपनाना नहीं चाहता कि कई बड़े बड़े कंट्री उसके साथ हो जाएगी, जैसे चाइना हो जाएगा उसके साथ, पाकिस्तान उसके साथ हो जाएगा, रशिया तो है हमारे साथ। इस तरह से एक वर्ल्ड वार की संभावना हो जाएगी। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से इसको करना चाहता है। ये सब बताएंगे। 1 मिनट भैया, हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। पहले तो ये यही इतना मेरा कहना है। पावरफुल मुल्क है यार। ये बांग्लादेश में एक इंटरनल डिस्टरबेंस है। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस को लेकर कुछ लोगों में अपनी पैठ बनाने की ये स्ट्रैटेजी है, और वहाँ इंटरनल स्ट्राइक मेरा है। सूत्र है कि भारत को पाकिस्तान खतरा उसको कहाँ बैकअप से कर आ रहा गया, है, मेरी समझ में नहीं आ पाकिस्तान और चाइना, जहाँ तक रहा। आप यू आर सच ए 4th लार्जेस्ट आर्मी वर्ल्ड की हो भाई, आप बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश के नाम आपके बॉर्डर को कोई खतरा? यस, आपके बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन की दबाव है। कुछ हिंदू और माइनॉरिटीज जो वहाँ हैं, जो प्रो इंडियंस हैं, बहुत ओपनली हैं, मीडिया में हैं या बिजनेस में हैं, जो प्रो इंडियंस हैं, उनको जब अपनी जान का खतरा लगता है तो लोग इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं इंडिया में। और उसके साथ कुछ एक बात आप स्पष्ट रखिए कि बांग्लादेश, मैं एक ही बात से उनकी साथ से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बांग्लादेश पे आज जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो पिछले जब से 1971 से और 1925 तक इस पूरे के पूरे मतलब 54-55 इयर्स के अंदर इतना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में पाकिस्तान का कभी भी नहीं था जो आज पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है। यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की इंटेलिजेंस शेयरिंग, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की मिलिट्री की ट्रेनिंग्स, हो सकता है बांग्लादेश अगर ये इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, यूसुफ, इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, अगर ये हुआ तो हो सकता है पाकिस्तान किसी तरह से ट्रीटी करके कोई डिप्लॉयमेंट ले ले पाकिस्तान की। आज हो सकता है, आप कमाल की बात करें, क्यों नहीं हो सकता? अरे चाइना और पाकिस्तान की कोई आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, चाइना के लिए पाकिस्तान भी एक सैटेलाइट स्टेट है। इंडिया इतना कमजोर नहीं है। पर आप एक मिनट सुनिए, इंडिया जो है वो पाकिस्तान में क्या इंडिया बांग्लादेश में इंटरफेयर करना चाहता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों करे? किस चीज पे करे? आज मोहन भागवत के बयान आया है। अरे मोहन भागवत साहब की बात छोड़ दीजिए ना आप, मैं कह रहा हूँ इज मोहन भागवत द प्राइम मिनिस्टर? मोहन भागवत वेटिकन में बैठ के पोप कुछ भी बोल दे, डजंट मीन पूरे के पूरे क्रिश्चियन कंट्रीज आपको करेंगे। आप उसको बहुत ज्यादा पर्सनलाइज नहीं करना
सराहना कि करना मोहन चाहिए। भागवत जी का अपने विचार है हाँ, और उनके विचार देश को कुछ हद भाई तक बहुत विचार है, मैं represent- कदर करता हूँ, represent- देखिए हाँ, कदर मैं- करता आप हूँ, ठीक कह लेकिन रहे ये हैं कह कि देना आप- कि भाई उन्होंने लेकिन बोल दिया हम तो सर, हिंदुस्तान मैं युद्ध से सॉल्व नहीं करना ऐसा चाहते, कुछ शांति नहीं, से पर solve है ही नहीं, करना प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, देयर इज नो आपका- वॉर। नहीं, मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, मुझे पहली बात कि 1947 में बांग्लादेश के लोग चले गए पाकिस्तान के साथ, उन्होंने इस्लाम का साथ दिया, इस्लाम के साथ चले गए। और 1946 का जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग को एक मैंडेट भी मिला था बंगाल की तरफ से, तो चले गए। लेकिन जैसे ही वो गए, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज बनाया, अरबिक स्क्रिप्ट बनाया। बंगालियों ने कहा कि नहीं, हम पहले बंगाली हैं फिर मुस्लिम हैं। उन्होंने दोनों को रिजेक्ट किया कि बंगाली भाषा भी रहेगी और जो हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है बंगाली वो भी रहेगी। उन्होंने उस मेजोरिटी जो पाकिस्तानी जो इम्पोजिशन था उसको रिजेक्ट किया। दूसरा जो रिजेक्शन हुआ, आप ये देखिए कि 1947 के बाद 1971 में कितना बड़ा बांग्लादेश का लोग था, जो 25 साल मिले पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में, लेकिन नहीं बना। बंगाली फिर खड़े हुए और उन्होंने रिवोल्ट किया, कोलोबरेटर्स को डिफीट किया, जो अल बदर थे, अल शाम थे, रजाकार थे, पाकिस्तान आर्मी थे। ठीक है, इंडिया ने एक बहुत टाइमली इंटरवेंशन करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तीसरा इंटरवेंशन मैं बताता हूँ, उसके बाद 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई, फिर पाकिस्तान बनाने का प्रयास हुआ। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्रेम्बल पे लिख दिया, ऑलमाइटी अल्लाह सेकुलरिज्म की जगह लगा दिया, स्पेशल सोलिडरिटी विद इस्लामिक वर्ल्ड रख दिया, यानी सारे प्रयत्न हुए कि पाकिस्तान बना दे। फिर बांग्लादेश और इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन बना दिया। फिर एक जामदानी रिवोल्यूशन हुआ 1989 में, और उसके माध्यम से फिर इरशाद को हटा दिया पावर से और दोबारा डेमोक्रेसी आया। बार बार प्रयत्न हुआ बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने का। 2001 से 2006 के बीच तो सारी अति हो गई थी, एकदम रोड टू पाकिस्तान, बहुत सारी किताबें लिखी सर, आप गई। देखेंगे- एक मैं लास्ट पॉइंट कह रहा हूँ, फिर 2012 में शाहबाग मूवमेंट हुआ, और मैं आज आपको कह रहा हूँ ये ट्रांजिशन फेज है। ये बंगाली लोग फिर खड़े होंगे जैसे पहले खड़े हुए, मैंने कितने उदाहरण दिए। ये फिर एक अनफिनिश्ड रिवोल्यूशन है, ये मोहम्मद यूनुस कहीं भी नहीं दिखेगा, ये जमात इस्लाम फिर से ख़त्म होगी। तो इस बात को आप मान के चलिए कि बंगालियों को सारों को हम कहें कि रेडिकल हैं, ये बहुत ही फैक्चुअली गलत है, और ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वही बंगाली बार बार खड़े हुए। एक सवाल नहीं, मैं दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जहाँ तक म्यांमार की बात है, क्योंकि आपने म्यांमार का मुद्दा उठाया। देखिए, म्यांमार में हमारी जो भारत की एक रीति नीति रही, हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, हम डेमोक्रेटिक रिजीम्स के साथ में संबंध रखना चाहते हैं। आंग सान सू की को हम सपोर्ट कर रहे थे, और उसका फ़ायदा उठाया चाइना ने, मिलिट्री यूनिटा को सपोर्ट कर दिया, आर्म्स दिए, सब दिए, वहाँ पे रेसिस्टेंस फोर्स हुआ, उसको भी आर्म्स दिए। तो हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ एक तरीके से हम बहुत एक लॉस में रहे, क्योंकि चाइना बहुत कुछ हद तक वहाँ का एनर्जी को ले गया, वहाँ पे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने लग गया, और दोनों मिलिट्री यूनिटा को सपोर्ट मिल गया। तो लेकिन भारत ने अपनी रीति को थोड़ा मजबूत किया, भारत ने मिलिट्री यूनिटा के साथ भी संबंध बनाने का क्रॉस किया, और चाइना को काउंटर बैलेंस करने का म्यांमार में प्रयास किया। लेकिन भारत हमेशा से म्यांमार की स्टेबिलिटी की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, इंक्लूसिविटी की बात करता है, ना कि वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहा। तो ये बात मान के चलिए कि हम म्यांमार की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई असुरक्षित नहीं है। असुरक्षित है तो रोहिंग्या रिफ्यूजी जो माइग्रेट कर रहे हैं, परसिक्यूशन हो रहा है, वो एक बहुत बड़े चिंता का विषय सबके लिए है। म्यांमार के और इंडिया के एक छोटी, म्यांमार के और इंडिया के आज के दिन म्यांमार के अंदर प्रो इंडिया सेंटीमेंट बहुत है। म्यांमार की जनता में प्रो इंडियन सेंटीमेंट, और हमारे और उनके इंटरेक्शन हो रहे हैं। आप वो हमारी एग्जीबिशन में है, पिछली एरो इंडिया शो में उनका प्रॉपर डेलीगेशन। तो आज के दिन वो चारों तरफ जो स्टेट है वो हालत इंडिया के नहीं है, खिलाफ नहीं है। श्रीलंका के अभी भी खिलाफ आपके नहीं, श्रीलंका को खिलाफ नहीं, हमने एड दिया है, नेपाल में हमारे लोग सपोर्ट में आप लोग खिलाफ आ रही है। ऐसा नहीं है, सुनिए, ये इंडिया के फायदेमंद होगा। अगर बांग्लादेश जितना भी बदमाशी कर रहा है, ये इंडिया को फायदे देके जाएगा। आप लोग एक चीज देखिए, आप ये इंडिया के अगेंस्ट की बात नहीं है। इंडिया का नेबरहुड अनस्टेबल है, आप अनस्टेबिलिटी बताइए। इंडिया का कंप्लीट नेबरहुड अनस्टेबल है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, और रेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज है। उसमें सिर्फ इस्लामिस्ट नहीं, उसमें जो है इन तमाम कंट्रीज के अंदर एक प्रो अगेंस्ट चलता है। जैसे सेंटिमेंट्स एक्सप्लॉइट करते हैं ना अगेंस्ट इंडिया, बांग्लादेश में भी यही हो रहा आज के दिन। जो नेपाल की बात कर रहे हो आप, जो श्रीलंका की बात कर रहे हो, तो एक धड़ा हर जगह एंटी इंडिया हो जाता है। ये मानने को, और उसको कौन एक्सप्लॉइट करता है? उसको एक्सप्लॉइट करती है इंटेलिजेंस एजेंसीज। आप आईएसआई का गेम नहीं समझ रहे हो।
बांग्लादेश से हमें कोई थ्रेट नहीं है, ना हो सकता। अरे ISI और जहां तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर का है, उसका बार बार लोग चिकन नेक करके, अरे हमारी और चाइना की उस जब बात आती है तब वो कॉरिडोर की चिंता करो। बांग्लादेश से अगर हम बांग्लादेश को ही ना काट देंगे, अब कमाल की बात कर रहे हैं। समझते नहीं है भाई, बांग्लादेश तो बहुत बड़ा मुद्दा हाँ, मत कमाल भाई की आप बात है। घूम फिर के हम जो बात कर रहे हैं, मैं फिर ये कह रही हूँ, भारत को तो विकास की बात करनी है। भारत तो अभी कंटिन्यूसली वैश्विक लिहाज से भी डोमेस्टिक लिहाज से विकास की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं बांग्लादेश से हमको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, 140 करोड़ लोग हैं, इसके अलावा भारत ताकतवर है। सुनिए, फिर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसा हम चर्चा में निकल कर आया, कि जब आपका नेबरहुड अनस्टेबल है इकोनॉमिकली भी और रेडिकलाइजेशन थॉट प्रोसेस की वजह से, तो कहीं ना कहीं भारत पे तो इम्पैक्ट है। भारत फिर भी सबको ट्रेड और संस्कृति की वजह से साथ लेकर चल रहा है। अमेरिका ने साउथ अफ्रीका को सिर्फ इसलिए दुश्मनी कर रखी है या आउट कर रखा है कि वहां पर क्रिश्चियंस पर हमला हो रहा है। एक स्टैंड है नैरेटिव की दुनिया में, ग्लोबल नैरेटिव की दुनिया में, जहां पर हम नैरेटिव की वजह से आज भारत का अपना एक अलग स्थान बन चुका है। उस नैरेटिव की दुनिया में बांग्लादेश जैसे अनस्टेबल, एक पाकिस्तान की तरह अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भी एक जमीन का टुकड़े के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। वहां पर जब हिंदुओं पर अटैक होता है तो ये होता है कि तुम्हारे बगल में बैठकर हम हिंदुओं के की जो बर्बरता कर रहे हैं, करना है जो कर लो। ये नैरेटिव की बात हो रही है सर, ये नैरेटिव की एक बात। पॉइंट मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, हिंदू जब 1947 क्योंकि मैं इसके बाद बंगाल चुनाव पे आने वाली, नहीं, बांग्लादेश हिंदू लगभग 28 से 30% 1947 में थे। वो आते आते 1971 में 15% रहे। अगर आज ये देखिए कि 8% से भी नीचे हिंदू चले साढ़े गए। आठ, साढ़े सात तो यहाँ पे परसिक्यूशन हुआ है, उनको फोर्सली माइग्रेट किया है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा इसका हूँ कि region जो देखो जियो ना। लोकेशन है ना बांग्लादेश का, वो एक तरीके से हमारी काख में एक फोड़ा है। वो अब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो बांग्लादेश लॉक्ड है एक तरीके से, उन बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड है। तो वहाँ पे हमने 3 सिक्योरिटी कंसर्न देखिए। काउंटरिंग टेररिज्म, बांग्लादेश में अगर टेररिज्म का सेफ हेवन हो गया, जो कि बनाने का प्रयास किया, वो हमारे लिए कंसर्न है। फंडामेंटलिस्ट वहाँ पे रेडिकलाइजेशन हो गया, वो भी एक कंसर्न है। जिस तरीके से वो इंसर्जेंट्स को जो उल्फा और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का तो उनको पनाह दे रहे थे, तो बांग्लादेश को हमको एंगेज करके तो रखना ही पड़ेगा। माइनॉरिटीज के लिए भी एंगेज करना पड़ेगा, और ये सिक्योरिटी। और तीसरा जो लास्ट जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि अगर बांग्लादेश कल चाइना को जो कि एंटरटेन करने का प्रयास कर रहा है, अमेरिका को एंटरटेन करेगा, तो आप ये मान के चलिए कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का प्रेजेंस हमारा बे ऑफ बंगाल में हो जाएगा। जो हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसमें वो हमारा वीक हो जाएगा। तो हमको केयरफुली बांग्लादेश को डील करना पड़ेगा। और जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल फोर्सेज, जो पाकिस्तानी मंसूबे और पाकिस्तानी माइंडसेट है, उनको दबाना पड़ेगा। उसके लिए हमको डिप्लोमेटिकली हमको कोशिश करना चाहिए। डिप्लोमेटिकली भारत कर भी रहा है, और भारत हमेशा एम्फसाइज कर रहा है कि वहाँ पे जो फ्री, फेयर, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी इलेक्शन हो। लेट दी डेमोक्रेटिकली ट्रांजिशन होना चाहिए। ये पूरा प्रॉक्सी बना के और मोहम्मद यूनुस को मुखौटा बना के जो गेम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदुओं पे परसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी उसके सपोर्ट में भी आ रही है। देखिए, अमेरिका का भी स्टेटमेंट आया है, रशिया का भी स्टेटमेंट आया है, चाइना का भी स्टेटमेंट आया है, और यूएन जनरल सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट आया है। आज के दिन ये सब भारत का डिप्लोमेटिक सफलता है कि हम कह रहे हैं कि भैया ये आपकी ये एकदम जो कहते हैं नंगा नाच जो हो रहा है एकदम बांग्लादेश में, जो खाली मुस्लिम हिंदू ही नहीं, मुस्लिम्स जो मॉडरेट है, आज कितने लोग यहाँ माइग्रेट करके बैठे हुए हैं। तो हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति आ जाए कि कल हमारे को बहुत सारे लोग माइग्रेशन कर जाए। जब 1971 में लगभग 1 करोड़ लोग माइग्रेट करके चले गए, आज भी अगर वही हालात हो गए तो बर्डन किस पे आएगा? इंडिया पे आएगा। तो हमको उसको बहुत ही डेलिकेटली डील करना चाहिए। और जो इस्लामिस्ट फोर्सेज हैं, जमात इस्लाम है, जी जी जी। अब मैं चाहती हूँ हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा है। हम लोग अगेन वेरी सेक्युलर। हम आज कल मैंने क्रिसमस तैयार सेलिब्रेट करेंगे, हम ईद की सेवैयाँ भी खाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम बैसाखी मनाते हैं, सब मनाते हैं। सवाल यह है, मैं आपको सीधे बंगाल पे लेके चलती हूँ। क्या बंगाल के जो हिंदू हैं वो ये सब देख रहे हैं? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि जब बात एनआरसी, सीए या हम एसआईआर के उस माध्यम से बात करते हैं कि घुसपैठियों का वोट कटेंगे, तो वहाँ पर कितनी आपत्ति हो जाती है। हिंदू बिजी है, उसकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वो शांत रहता है। लेकिन आप देखिए वहाँ पे किस तरह की स्थिति हो जाती है। तो मेरा फिर एक सवाल है पॉलिटिकल लिहाज से कि बंगाल के जो हिंदू हैं वो इन सारी स्थिति को देख के भी क्या सोच रहे होंगे? सर अभी ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और अभी देखिए, कलकत्ता के बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा हिंदू जमा हैं।
हिंदुस्तान आने के लिए। बांग्लादेश का अभी 64 किलोमीटर बॉर्डर जो है हम लोगों का ओपन है। इस तरह से हमारा नजरिया एकदम बिल्कुल ये खिलाफ है कि युद्ध होगा। हम चाहते हैं और हिंदुस्तान भी चाहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से। वो तो युद्ध ये हम चाहते ही नहीं है सर, किसी मेरा से भी पड़ोसी कभी नहीं है, मेरा भाई है, और 50% हमारे हिंदू इधर उधर पड़े हुए हैं। अगर ये युद्ध बढ़ेगा तो सारा हिंदू वहां से फिर हमको माइग्रेट करना पड़ेगा। 1 करोड़ पहले आया था, फिर 1 करोड़ आ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्यूशन हो, और ये होगा। यूसुफ जो है वो एक सिंगल आदमी है जो इस बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है, सिंगल। उसके साथ कुछ लोग तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए आगे चल के हमें लगता है कि शांतिपूर्ण ढंग से इसके समझौता हो जाएगा। फिर सर मैं इस सवाल को वापस से, जैसे यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम आके रहे, मेरा एक सवाल है कि इसमें क्या सेंटिमेंट होगा जब हिंदू इनफिल, क्योंकि हमने बहुत सारे रीजन से पिछले 2014 से लेकर अब तक जब हिंदू आए अल्पसंख्यक दूसरे जगह के, तो हमने उनको नागरिकता दी, तो फिर क्या होगा डिफरेंस? जो ये बहस चली हुई है घुसपैठियों को लेकर। देखिए, जहाँ तक घुसपैठियों की बात है, भारत को अपना बॉर्डर मजबूत करना चाहिए। आप अलाउ क्यों कर रहे हो भाई? अमेरिका फेंसिंग कर रहा है। सर तो सवाल ममता बनर्जी से पूछेंगे। नहीं, बीएसएफ से पूछो साहब, होम मिनिस्ट्री से बात करो। 5 किलोमीटर आप पहले 5 किलोमीटर करते थे, अब शायद आप 25 किलोमीटर इनसाइड तक आपने बीएसएफ के हवाले कर दिया। मैंने तब भी कहा था आप इनवर्ड लुकिंग हो, आप आउटवर्ड लुकिंग कीजिए। आप देखिए ना, बीएसएफ, अगर मेरी कोई मानता, आप बीएसएफ को राइट दीजिए कि आप वहां 25 किलोमीटर बांग्लादेश में देखिए, उसको कैपेबिलिटी देखिए। देखिए, सारी दुनिया में कैपेबिलिटी के ऊपर है। आप देखिए, अमेरिकन सिटीजन सीरिया में इतने हाईएस्ट लेवल पे जब मिलिटेंसी, अफगानिस्तान में हाईएस्ट लेवल पे मिलिटेंसी, कहीं पे भी हाईएस्ट लेवल पे, अफ्रीका में देखिए डिस्टर्बेंसेस, कॉन्गो वोंगो में हमने यूएन मिशन वगैरह में देखा। अमेरिकन सिटीजन फिर भी वहां किसी कॉन्फिडेंस में काम करता है, उनकी एम्बेसीज उनकी ये कॉन्फिडेंस में काम करते हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उस कंट्री के आम आदमी में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में, उनकी आर्म फोर्सेस को ये है कि अगर अमेरिकन का लॉस हुआ तो अमेरिका विल टेक हार्श एक्शन, राइट? बांग्लादेश के अंदर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश के अंदर एक मैसेजिंग होना चाहिए कि अगर इंडियन काउंसुलेट के 100 मीटर के अंदर जाओगे तो इंडिया विल टेक हार्श एक्शन। जो लोग आए सीसीटीवी पे, जो लोग आए, अगर नहीं एंडोर करे आप पर, क्या आपके पास कैपेबिलिटी है? क्या आप यहां से स्पेसिफिक कामाकाजीज लॉन्च कर सकते हो, ड्रोन्स की भाई हमारी एम्बेसी के चारों तरफ आगे डिस्ट्रॉय देम? क्या आप में इतनी पावर है? होनी चाहिए। अगर आपको रीजनल पावर बनना है, दुनिया में पावर, मैं ये नहीं कह रहा कि, और बांग्लादेश से कि भाई वहां से कोई अटैक का खतरा है, कोई हमला है, कोई युद्ध है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो बॉर्डर पे जो थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करेगी। उसकी आर्मी के पास इतनी मोबिलाइजेशन नहीं है। उनकी रेडिकलाइजेशन, स्लीपर सेल्स, इंटेलिजेंसीज, पाकिस्तान आईएसआई, ये जो टेररिज्म जो वहां से प्रोपेगेंडा जो कर सकते हैं। कि म्यांमार, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो मसला चल रहा है इतने लंबे समय से, तो म्यांमार में नॉर्थ ईस्ट पीस में बहुत पीसफुल रहा है हमारा, पीसफुल रहा है, लेकिन आप देखिए एक मणिपुर में और उसकी भी वजह यही है कि हमारा फेंसिंग खुली है। मणिपुर का मुद्दा इंटरनल स्टार्ट हुआ ना, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ना, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं दोनों उनमें, तो उनके, देखिए, ये जब म्यांमार नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आसाम राइफल ने, हमारी आर्मी ने और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस में लॉस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल 1956-57 से स्टार्ट हुआ था। हमने काफी वहां पे वो कहा है, बहुत मुश्किल से पीस आई है, बहुत अकॉर्ड्स हैं। अब ये मणिपुर का मुद्दा था, इट कुड बी सॉल्व डिफरेंटली। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इट शुड हैव बीन सॉल्व डिफरेंटली। उसका एक दूसरी, उसका शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इट शुड हैव बीन सॉल्व डिफरेंटली। उसको प्रलॉन्ग नहीं, नॉर्थ ईस्ट में किसी भी चीज को प्रलॉन्ग मत होने। जब आप प्रलॉन्ग होने दोगे तो फिर म्यांमार में, सारा म्यांमार हमारे साथ नहीं है। म्यांमार के बॉर्डर पर बहुत चाइना का इन्फ्लुएंस है, कई किसी जगह पे, बांग्लादेश में भी है, रोहिंग्याज हैं और कुछ चाइनीज हैं, मतलब, तो फिर वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब जो डिस्टेंस, बहुत रेलेवेंट बात उन्होंने कही, जो बहुत डिस्टेंस, जैसे अपने बॉर्डर्स, जो बॉर्डर स्टेट्स है ना, उन पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी सेंसिटिव। जैसे जेएंडके है, मोस्ट स्पेशली बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट बिहार, वेस्ट बंगाल,
नहीं देखिए ऐसे तो मतलब फिर आप पूरा यूपी लोगे, भी है फिर से। तो आप पंजाब भी लोगे, फिर तो आप पंजाब, राजस्थान राजस्थान भी है। नहीं, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर एक कुछ चीजों की सेंसिटिविटी होती है, राइट? उस सेंसिटिविटी को हमेशा कंट्रोल में रखना। सर एक बात उठने लगी है सर हिंदुओं की एकजुटता की, कि हिंदू एकजुट नहीं है, मुस्लिम तुरंत एकजुट हो जाता है। ये बहुत सॉरी एक और चीज में देखिए, हिंदूज में क्या है, आप अमेरिका में चले जाइए, आप यूके में चले जाइए, हिंदू जो हैं कंसंट्रेटेड कॉलोनीज नहीं बनाते जहां जाते हैं। बांग्लादेश में भी नहीं, लंदन कहीं में भी। कैसे कॉन्सेंट्रेटेड पाकिस्तानी कॉलोनी बन गई है लेकिन पूरी? इंडियंस नहीं बनाते ना, हिंदूज नहीं बनाते ना। हिंदूज नहीं बनाते। हमने कहीं भी, हम लोग जैसे मतलब हम लोग नहीं बनाते। अब जैसे अगर बाकी कम्युनिटीज जो हैं, अगर आप देखेंगे जब क्रिश्चियंस यहाँ आए, तो क्रिश्चियन जब यहाँ क्रिश्चियनिटी फैली, उन्होंने भी कंसंट्रेट किया। हमारी तो ये हमारी टेंडेंसीज नहीं है, सेक्युलर तो we are बिहेवियर like है, that। ये गलत है फिर हमारे लिए। कोई खतरा नहीं हमें ऐसा। देखिए ये जो हमारा जो डेफिनेशन है ना हिंदू का, बेसिकली एक बहुत ही कल्चरल डेफिनेशन है कि जो भारतीय संस्कृति में जो विश्वास करता है वो सब हिंदू है। और ये मोहन भागवत जी इसको बहुत बार बार कहते हैं, मैं तो उनसे बहुत सहमत हूँ कि देखिए, और आप देखिए चार बांग्लादेश की 3-4 पीढ़ी पुराने चले जाइए, सब आपको हिंदू मिलेंगे। देखिए बात क्या है कि भारत की अप्रोच क्या है, एक होता है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है या स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है। देखिए हम बहुत कुछ हद तक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, वसुदैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, और हिंदू कम्युनिटी जो भी हिंदू संस्कृति में विश्वास करता है, हम उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। अब सवाल आता है कि बांग्लादेश को कैसे डील किया जाए। देखिए हमने अभी पिछले, प्लीज अलाउ मी टू आस्क दिस क्वेश्चन सर। पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ धर्म के नाम पर, ज्यादातर इस्लामिक देश पाकिस्तान को साइलेंटली इसलिए सपोर्ट कर देते हैं धर्म के नाम पर। अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में धर्म के नाम पर, आप देखिए टर्की क्यों सपोर्ट, हमने उनका सपोर्ट किया वो कुछ नहीं, पर टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में धर्म के नाम पर। तो फिर यहाँ पर सवाल उठेगा ना कि क्या हिंदुओं को धर्म के नाम पर एकजुट नहीं होना चाहिए? हम कब तक सेक्युलर बने इसके लिए रहेंगे? एक अलग से हम एक डिबेट कर सकते हैं वो कि देखिए, religion फैला, एक हनाबली, religion लोगों को बुलाइए। एक मिनट, एक हनाबली है, एक हनाफी है। जो यहाँ का मुस्लिम्स हैं, बहुत हद तक इंडो इस्लामिक कल्चर है, और बांग्लादेश का भी एक सेकुलर सिंक्रेटिक एक अप्रोच रहा है। वही बांग्लादेशी 30 लाख लोग मरे, किसके लिए लोग मरे? वो बंगाली संस्कृति के लिए मरे। तो आप ये बात मत भूलिए कि ये चीज़ें जो हमारी जो संस्कृति है वो बहुत, अब सवाल आता है कि देखिए वही बांग्लादेश, उसी में ही 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, तो क्या हुआ? कम्युनल राइट्स हुए, कुछ बिहार में हुआ, इसमें नवाखली में हुआ, कोलकाता में हुआ, वो वही सुहरवर्दी जो इस डायरेक्ट एक्शन डे में मिला हुआ था। वो 1947 में आज़ादी में जब उसको कुर्सी नहीं मिली तो बोला हम अब बंग भूमि चाहिए हमको, अब बंगाल की एक लोगों का एक राष्ट्र। तो देखिए आप भारत के सामने एक विडंबना ये है कि हम एक तरफ तो इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्योंकि पूरा जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन है जो क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स, बहुत इस्लामिक देश है, नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं, और हमारा नॉर्थ ईस्ट भी है। हम चाहते हैं, हमने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है नॉर्थ ईस्ट में, हम ये चाहते हैं कि इंटीग्रेट हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो रेडिकल्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ड्रग ट्रैफिकिंग में, आर्म्स ट्रैफिकिंग में, फेक करेंसी रैकेट्स में जो फंसे हुए हैं, उनको हम कैसे, तो उसमें हम स्टेट सेंट्रिक अप्रोच अपनाते हैं कि भाई हम स्टेट के रूप में हम उसको रेगुलेट करने की बात है। और इस रेगुलराइजेशन के लिए ही हम सीएए लेके आए, उसी के लिए एनआरसी लेके आ रहे हैं कि भाई हमारा एक रेगुलेटेड अप्रोच हो, और बांग्लादेश के साथ हमारे को इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में, कल्चरल इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रेगुलेटेड वे में आए कि बांग्लादेशी भारत में आए, वीजा से आए, इलीगल नहीं आए, क्योंकि उनके साथ में आतंकवादी भी आते हैं, उनके साथ में जो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो लोग भी आते हैं। आप देखिए कितना बड़ा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वीमेन ट्रैफिकिंग का एक रूट बना हुआ है। बांग्लादेश से आते हैं, मुर्शिदाबाद से होते हुए नेपाल जाते हैं, नेपाल से सऊदी अरबिया और पूरा गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं। देखिए ये सब धर्म को जो ये कट्टरपंथी हैं, इवन पाकिस्तान भी, आप पाकिस्तान भी, ये सब पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं, और ये इन्होंने जो पूरी संस्कृति को बांट दिया है, और ये प्रभावित हो रहे हैं जो मक्का मदीना और सऊदी अरबिया वहाबिज़म से प्रभावित हो रहे हैं। मुझे लगता है इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और जो भागवत जी की बात की, तो मैंने उनको बहुत क्रेडिट देता हूँ कि आज के दिन वो बहुत इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं और समाज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, सेकुलर की बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। और शायद ये तो हमारी नीड भी नहीं है। पर एक बात मैं आपको फिर कहूँ, आपने भी एक सुना होगा, अभी खबर सुनी होगी कि एक 16 साल की बच्ची बहुत पिज्जा चाउमीन खाती थी और उसके इंटेस्टाइन में छेद हुआ और उसकी मौत हो गई। तो एक पैनिक फैल गया।
आपने देखा होगा सडनली पिछले 2 दिनों में पेरेंट्स चेक करने लग गए कि बच्चा कितना पिज्जा खा रहा है, नहीं तो वो वैसे खा रहा है, हर सैटरडे संडे को खा रहा है। फॉर दैट मैटर मेरी 10 साल की बच्ची है, मैं खुद सोच रही हूँ कि यार कंट्रोल करना होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप ऐसी कोई बात सुनते हैं तो आपको डर लगता है। तो जब बगल के पड़ोस में ऐसी बात सुनते हैं कि हिंदुओं को ऐसे पेड़ पे लटका के जला दिया जाए, जबकि वो बांग्लादेशी था, तो एक साइकोलॉजी आती है कि क्या पता, यू नेवर नो, बांग्लादेश की तरफ से कल रात क्या हो जाए। जबकि हम लोग पूरी तरीके से सिक्योर हैं, ताकतवर हैं, जैसा आप कह रहे हैं। और बहुत जरूरी है दर्शकों को ये सुनना कि आपको बिल्कुल अपने फादर ऑफ द नेशन को असैसिनेट कर दिया, बंगबंधु को। इन्होंने जो जियाउर रहमान था जिन्होंने अनाउंस किया, उसको असैसिनेट कर दिया। ये शेख हसीना को असैसिनेट करने का, तो ये जो मॉब मेंटलिटी, यही क्वेश्चन है मेरा, बहुत बड़ा सवाल है, इसके लिए चिंता का विषय। ये सिक्योरिटी जो साइकोलॉजी है भारत में रह रहे 140 करोड़ लोगों की, उस पे सवाल है मेरा। एक मिनट, आप एक चीज देखिए ना, ये इनका कंट्रीज का कल्चर है। अब वो इमरान खान को शायद हो सकता है एलिमिनेट कर दें, और भुट्टो कैसे, ये इन कंट्रीज का कल्चर है, भारत का कल्चर ये नहीं है। मेरा सिर्फ मानना ये है कि जहां तक देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, देश की सिक्योरिटी की बात है, भारत की सिक्योरिटी, वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसका एक बहुत बड़ा एक डिफरेंट वो है। जहां तक रिलीजियस इंडिविजुअल रिलीजन और उसकी बात है, वो एक डिफरेंट चैप्टर है ऑल टुगेदर। इंडियन सिक्योरिटी को इंडियन सिक्योरिटी से लीजिए, दुश्मन की कितनी कैपेबिलिटी है, आपने उसके हिसाब से कैपेबिलिटी बिल्ड की नहीं की, आप अपने सिटीजन्स को एक्सटर्नल इंटरनल, आपका सिटीजन तो रशिया में भी बैठा है, बिल्कुल, आपका सिटीजन तो अमेरिका में भी बैठा है, तो उसके हिसाब से आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू टेक गार्ड ऑफ योर सिटीजन, जो इंडिया का सिटीजन है। और बाकी तो इमोशनल अटैचमेंट, जैसे मैंने कहा, पूरा वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जैसे बंगाल उसकी बात कर रहे हैं आप, वो तो उनके तो रिलीजियस, क्या हिंदूज की भी रिलेशनशिप्स हैं, मुस्लिम्स की भी रिलेशनशिप होंगी, क्रिश्चियंस की भी रिलेशनशिप होंगी। आखिर कलकत्ता से क्रिश्चियनिटी वाज आल्सो बिग कम्युनिटी देयर, तो इनके रिलेशंस कलकत्ता और ढाका में रिलेशंस तो बहुत पुराने हैं। तो ये इसको किसी भी तरह से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लेते हैं ना, जब आप बहुत लाउडली रिलीजियस उससे बात लेते हैं ना, तो आप इंडिया जो इतना पावरफुल कंट्री है, जिसकी इतनी मतलब दुनिया में वो होनी चाहिए, आप उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं जो है डैमेज, नैरेटिव इंडिया का, देखिए साइकोलॉजिकल और ये सब कंट्रोल हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज ए पावरफुल कंट्री। आप एक नैरेटिव कभी भी ऐसा मत बनने दीजिए कि लोग कहें कि इंडिया पूरा स्टेट जो है वो एक रिलीजियस सेंट्रिक है, बिकॉज आपके 5 मिलियन लोग अमेरिका में हैं, 5-6 मिलियन लोग मेरे ख्याल में यूरोप में हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इमेजिन अमेरिका में टुडे 5 मिलियन पीपल मोस्ट रिचेस्ट हैं, और यूरोप में देखिए जो लोग सेटल्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखिए जो लोग सेटल्ड हैं, और सऊदी अरेबिया इस आपके इन्फ्लुएंस से मॉडरेट होता जा रहा है। मैंने सऊदी अरेबिया को 2016 से अब तक सऊदी अरेबिया में मैं बहुत विजिट किया, जैसे वो लोग मॉडरेट होते जा रहे हैं, वो लोग अपने आप को मतलब इंडिया से बहुत सर सीख उसका रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर से उनको तेल बेचना है, तेल नहीं, उनको मार्केट बिजनेस करना है, नहीं, उन्होंने बिजनेस, उन्होंने कंप्लीट यही तो आप बांग्लादेश से उम्मीद करते हैं कि जब आपको ट्रेड करना है तो आप आग कैसे दिखा सकते हो, आप ये मैसेज। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे आप ही के पास आ रही हूँ, आपको लगेगा कि डिबेट एक कम्युनल डिबेट की तरह हो रही है, लेकिन हमको हर तरफ से सोचने की जरूरत है। और आज शायद मैं पहली बार इस तरह की बात ये करना चाह रही हूँ। आप देखिए, ये बात एक इस्लामिक उस लिहाज से, लंदन कैसा था, आज वहां पर इस्लामिक मेयर है। आप देखिए न्यूयॉर्क, लंदन इंग्लैंड सब जगह, व्हाई आर वी वरीड, इंग्लैंड करेगा साहब। देखिए बात सुनो, हम भारत की सिक्योरिटी नहीं, हम सॉफ्ट, किसने काम सॉफ्ट है, किसने काम सॉफ्ट है? नो, हम सेकुलरिज्म डजंट मीन सॉफ्ट, हम सॉफ्ट है, हमने पाकिस्तान बना दिया, दो हिस्सों में कर दिया, हम सॉफ्ट नहीं है। ये गलत है कि हम सॉफ्ट हैं। हम एक ऐसा देश है जिसकी आर्मी जो है मोस्ट ट्रेंड है। आप कमाल की बात कर रहे हो, आप लोग सॉफ्ट पावर तो हमें बेनिफिट की है। ये सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान को उसके लिहाज से किस तरीके से जवाब देना हो, सॉफ्ट पावर जहां पर ट्रंप आके ये ना बोले कि मैं वॉर रुकवा देता हूं ट्रेड के नाम पे। सर वो हमारे एक स्ट्रॉन्ग, आप लोग कहीं से कहीं कूद रहे हैं। आप देखिए, निश्चित रूप से भारत एक मिलिट्री पावर है और हमारा अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो इतना रिच है और हमारा डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इतना रिच है। कभी से ही आप देखिए कि जब महाजनपद से लेके हम वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमको दुनिया जानती है एक सॉफ्ट पावर में कल्चरली,
मिलिट्रीली हम कम नहीं है, मिलिट्रीली आपकी बात ठीक है, लेकिन हमको कल्चरली जानते हैं। देखिए इस सारे दक्षिणी एशिया को हमको कैसे देखना चाहिए। चाइना का बांग्लादेश के साथ वो संबंध नहीं हो सकते जो बांग्लादेश के भारत के साथ एक यूनिक संबंध। Absolutely. नेपाल के We साथ need रोटी each बेटी का, other. बिल्कुल। नेपाल के Resource साथ wise we need each other. श्रीलंका, बिल्कुल हम आपके नेपाल साथ के सहमत साथ हैं उस रोटी पे। बेटी का संबंध है, श्रीलंका हुआ, जो इन हम कंट्रीज के साथ बिल्कुल में, तो सहमत हैं। हमको बेसिकली इनको देखना चाहिए कि सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव में Yes. देखना चाहिए। और जो वेस्टर्न माइंडसेट था, जो वेस्टफेलियन माइंडसेट जिसको कहते हैं नेशन स्टेट, आप ये देखिए कि हमारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, कल्चर है, भाषा है, ये किसने बांट दिया? ये जो वेस्टफेलियन माइंडसेट है जो नेशन स्टेट का, उसने बांट दिया। उसको आप हटा दीजिए। 1900 जब आप पहले जब सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव में देखोगे तो हम एक ही लोग हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अदिति, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। जो रिलीजियस रिफॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे, ये रिवाइवलिज्म होगा। इस्लामिक रिवाइवलिज्म ने यहाँ पर नए राष्ट्र बना दिए, केओस क्रिएट कर दिया। मुझे लगता है कि दोबारा से स्कॉलरशिप जनरेट करने की जरूरत है। रिलीजन, कोई भी रिलीजन इज ए सोर्स ऑफ पीस, नॉट द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। yes. उसको लेकिन पढ़ाया गया कि जिहाद, अपर Absolutely. जिहाद, खुद सफर किए, अपर वो countries जिहाद, सफर की ना। लोअर जिहाद, देखिए, गुड तालिबान, बैड तालिबान, सीरिया तो भैया तबाह हो ये गया, तो- सीरिया तबाह हो गया, बिल्कुल। इराक तबाह हो गया, ये सब तबाह हुए ना, ये रियलाइजेशन आएगी। देखिए अरे तुर्की भारत हमसे मदद में मांग एक रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, इस दुनिया को अगर किसी ने सॉफ्ट पावर का मैसेज दिया है तो इंडिया ने दिया है दिया साहब। है। हिंदुस्तान ने सॉफ्ट पावर से खुद आजादी ली और 53 कंट्रीज इस दुनिया की, जो दुनिया भर की जहां कॉलोनाइजेशन थी, जो वेस्ट की, वो सारी सॉफ्ट पावर ने खत्म की। वो मसीहा था साहब सॉफ्ट पावर का। वो तो कहता था मैं, मतलब उसने तो सब कुछ त्याग दिया था, उसके तो हाथ में कुछ भी नहीं था। उस सॉफ्ट पावर ने इंडिया को आजादी दी है, उसी सॉफ्ट पावर ने दुनिया को पीस का रास्ता दिखाया। बुद्धा के बाद अगर दुनिया को पीस का किसी ने मैसेज दिया है तो गांधी जी ने दी है। सॉफ्ट पावर से ही तो आप 5 मिलियन इंडियंस गए अमेरिका। अगर आप पाकिस्तान की तरह हार्डलाइनर होते तो अमेरिका आपको ऐसे थोड़ी वेलकम करता इंडियंस को। इंडियंस हैव बीन वेलकम्ड, इंडियन सोसाइटी अब्रॉड जो है रिस्पेक्टेड है, वहाँ पे पाकिस्तानी यही बताते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, तब जाके absolutely। रेस्टोरेंट रन करते हैं। सर, तो मैं आपकी सॉफ्ट विशंबर पावर जी, अलग आपकी है, इस लेकिन एज ए sentiment स्टेट को- आप बहुत स्ट्रांग हो। आज मैं वो स्टेट नहीं हुआ। विशंबर जी की इस बात को बहुत ज्यादा सर आंखों पे रखे, ये मानते हुए बतौर सिटीजन ये कह रही हूं कि भारत बहुत ताकतवर है, भारत का भविष्य वही सुनहरी चिड़िया वाला है। लेकिन मेरा फिर एक सवाल आता है, जो मेरा आखिरी सवाल है, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। पर ऐसा भी तो होता है ना, और वो बहुत बड़ा एक धक्का होता है भारत के लिए जब रेड फोर्ट पे आके ब्लास्ट हो जाता है, जब पहलगाम में आके हिंदू मुस्लिम के नाम पर 26 लोगों की मौत हो जाती है। और क्योंकि मैंने 25 दिन रिपोर्टिंग की है जम्मू कश्मीर में, वहां पर लोग ये कह रहे थे, जो वहां का जो कई इलाके ऐसे हैं, नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा, उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने ही करवाया है टूरिज्म को डिस्टर्ब करने के लिए। आप सोचिए सेंटिमेंट, तो वो सेंटिमेंट भारत में धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रहा है। और बार बार मेरा सवाल यही है, भारत ताकतवर है लेकिन ये सारी चीजें भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। वो तो आप सही कह रहे हैं। हम प्राचीन काल से देखेंगे, अशोक के समान में सबसे बड़ी सेना, अशोक के जमाने में सबसे बड़ी सेना रहने के बावजूद भी हम धर्म की से अपना प्रचार किया सांस्कृतिक रूप पे। आज भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हम युद्ध का सहारा नहीं ले सकते। पॉलिटिकल या आदित्य, उसका कूटनीति से एक ही इलाज है। बांग्लादेश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आदित्य। और हो जाएगी। अफगानिस्तान से मैंने रिश्ते बना लिया। सारे पाकिस्तान भी कितना भी खिलाफ बोलता है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करता हूँ, उसको मारता नहीं। हमारे पास ताकत होने के बावजूद मैं नहीं शांतिपूर्ण ढंग से एक सॉल्व मिनट, करेंगे इन उसको। सब का एक सरगना है, एक प्रॉब्लम है, वो है पाकिस्तान आर्मी, वो है पाकिस्तान आईएसआई। वर्ल्ड में हर जगह देखिए है भाई। वर्ल्ड में जो हो रहा है वो इंग्लैंड में हो वर्ल्ड रहा की है, बात नहीं कर रहा कनाडा मैं में हो भारत रहा से, मैं भारत से सीमित रखता हूं बात। भारत एक ही रडार है, 24/7 आईएसआई ये काम करती है कि भारत में किस तरह से भारत को किस तरह से मतलब टारगेट किया जाए, Obviously. भारत में किस तरह से मतलब 24 हेट्रेड घंटे, स्प्रेड की बिल्कुल। जाए, भारत में किस तरह से उग्रवाद फैलाए। और ये पाकिस्तान की सेना करती है क्योंकि वो अपने सर्वाइवल के लिए करती है। और वहां 1947 से एक तबका है, जब तक आप इसको या तो एलिमिनेट नहीं करोगे, मार्जिनलाइज नहीं करोगे, या इस मुद्दे को एक बार वंस फॉर ऑल फिनिश नहीं करोगे, तब तक ये चलेगा। या फिर आप
एक वो जो पुराना तरीका था कि भाई पॉलिटिकली पाकिस्तान इतना अवेकन हो जाए, जैसे 71 में क्या हुआ, हमने थोड़ी भगाया याया खान और उनको 65 और 71 के बाद उन्होंने खुद भगाया ना अपने उनको, मुशर्रफ को भी उन्होंने खुद ही भगाया। तो पाकिस्तानी जनता जब उठ के, पाकिस्तान आवाम, पाकिस्तान पीपल जब सफर करेंगे, जैसे श्रीलंकन पीपल स्टार्टेड सफरिंग, उनके ऊपर जब ये लगा, अब अफ्रीका में काफी कंट्रीज सफर कर रही हैं बिकॉज ऑफ चाइना का जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है। पाकिस्तान के अंदर जो कॉरिडोर बन रहा था उसमें जो उसके आसपास के गांव के लोग जो सफर कर रहे हैं वो चाइना के अगेंस्ट हो रहे हैं। जब तक पाकिस्तान के अंदर खुद एक सेंटीमेंट नहीं आएगा कि उनकी सेना को लोग भगा दें, और मुनीर जो है, मुनीर इज डेंजरस। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो सेंटिमेंट आना ये शायद कहीं ना कहीं एक सपने की तरह होगा, जो हालात पाकिस्तान के हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और वजह इसकी यही है कि हम हर धर्म के लोगों को बराबरी से ट्रीट करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारता है। ये बात अलग है, क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी स्ट्रेटेजिक है, डिप्लोमेसी के लिहाज से चलती है। और आप यकीन मानिए, बांग्लादेश का जो ये पूरा मसला है, या पाकिस्तान ने जो उसको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि हम जो वहाँ रह रहे हिंदू हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, ये लंबा नहीं चल सकता। भारत ताकतवर देश है, आप सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन हमें अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूं कि जो आपके सवाल थे, जो आपने मुझे डीएम किए थे, उनका जवाब आपको मिला होगा। लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। हम जल्द बांग्लादेश पे फिर एक बार और चर्चा करेंगे। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।